हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं प्राचीन इतिहास से टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो यह प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायन किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब देखने को मिलता है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फायन, और यह फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, जब अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं तो अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्यभट्ट और कालिदास की। ये किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्तों के। गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहां देखने को मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सभी डेट पड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर थे। कौन थे? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। आप इस प्रश्न का सही जवाब अपने माइंड में फीड रखिए। चलो अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट भी देखने को मिलेगा। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बार बार आता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। हर्षवर्धन। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके आगे मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किसका? सती प्रथा का। तो चलो देखते हैं
आगे देखिए, ये इसके ऑप्शन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख में, या भानुगुप्त एरड़ शिलालेख में, या पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख में, या भानुगुप्त का भेतान शिलालेख में। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आप अपने दिमाग में, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने दिमाग में सही आंसर क्या है वो सोचा करो कि ये वाला सही है। डजंट मैटर वो गलत जाता है, लेकिन आप सोचा करो, एक बार अपने दिमाग में लगाया करो कि इसका ये सही हो सकता है। आपकी यही कोशिश आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि आप एक बार अगर उसका आंसर सही बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताते तो क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं, गलत बनाने के तुरंत बाद उसका सही आंसर सुनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है, आप लंबे टाइम तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के अंदर। किसके? महाराष्ट्र राज्य के अंदर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसका सही जवाब था कुमारगुप्त। लेकिन यहां पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। अब ध्यान रखिए इन दोनों का आंसर। अगला प्रश्न है, बारहमिहिर कौन या क्या क्या थे? बारहमिहिर, भाई बारहमिहिर के बारे में बताइए। तो ये एक खगोलज्ञ थे। कौन थे? खगोलज्ञ। किसकी बात कर रहे हैं? बारहमिहिर की। अगला प्रश्न है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कितना आसान प्रश्न है, कौन नहीं बता पाएगा इसका जवाब? ठीक है, आर्यभट्ट। जो लोग तैयारी नहीं करते वो भी बता देंगे कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और ये किया था आर्यभट्ट ने। आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग में, है ना, 10/3/2013 में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि फैक्ट है, डेट है, आपको डेट याद नहीं रहती, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में पेपर एग्जाम हॉल में और इस क्वेश्चन को सही बनाना है। तो चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से। कहां से हुआ? तमिलनाडु से। किसकी बात कर रहे हैं हम? अलवर संतों की, अलवर संतों के आविर्भाव की। और इनका किस राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसको जाना जाता है? मैंने कहा लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में छाप लीजिए। अगला प्रश्न, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के, हम क्या कर रहे हैं, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि का माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है किसकी? अच्छा देखो, अभी इससे पहले एक सेकंड रुकिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कौन सा कर रहे थे? 20वां है ना, तो इसके बाद चलेंगे हम 21वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप बताइए? तो सही जवाब है बिहार। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में था? तो यह था बिहार में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? रुपया का। रुपया का गुप्त काल शासन के दौरान यह चांदी का सिक्का था जो जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशन द्वितीय, और पुलकेशन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब देखने को मिलता है ऑप्शन बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा और कैलाश मंदिर। आई रिपीट, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? तो यह था पंपा, पोन्ना, राणा और कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय का। पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था किसको? रविकीर्ति को, जिन्होंने, जो एक जैन थे और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? रविकीर्ति। और ये कौन से धर्म से थे? जैन धर्म से। चलो 25 के बाद 26 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तक्षशिला। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला। 28। अब हम 29 की ओर मूव ऑन करेंगे। देखिए 29 क्वेश्चन, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि का माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिए। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? देखिए यहां पर यह नहीं पूछ रहा कि किसने किसको हराया, यहां पर डेट पूछ रहा है। तो आप डेट याद रखिए, 618 ईस्वी में किसको हराया? हर्षवर्धन को। किसने हराया? पुलकेशन ने। ठीक है, पुलकेशन की हर्षवर्धन का विजय का वर्ष क्या था? 618 ईस्वी। अगला प्रश्न, महाराजा धीराजा की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? किसकी उपाधि? महाराजा धीराजा की उपाधि लेने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराजा की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33। देखिए क्या है, कलिंग नरेश खारवेल, किसकी बात कर रहे हैं हम? खारवेल की। कहां के नरेश थे ये? कलिंग के। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। महामेघवाहन वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेखों में पाया गया है? तो आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय, इसका वर्णन इसमें पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, एक बार आ गया है और ये रिपीट हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर कौन था अब बताइए। इसका अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो सही जवाब है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 37। ठीक है, पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु
पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टिन। टिन निर्यात की सामग्री नहीं थी। कब? पूर्व गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में रिपीट होगा फिर से। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। किसकी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। दिया किसने था? लिच्छवियों ने। तो आप इस प्रश्न का आंसर याद रखिए। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान, कब? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिनारस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? देखो इस क्वेश्चन ने तो हद ही मचा दी है ना, बार बार आ जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ये भारत आया था। चलो, कहां का यात्री था? आप ये भी याद रखिए, चीनी यात्री था। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो किसने हराया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था। गुप्त वंश के अंतिम, माफ कीजिए, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहार से लिया जाता था जो एक हल रखता था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, हलवा कर। हलवा कर क्या था? हलवा कर ये एक टैक्स था। किसके द्वारा लगाया जाता था? तो गुप्त शासकों के द्वारा। किस पर लगाया जाता था? जो लोग अपने पास, जो किसान लोग अपने पास में हल रखते थे उनके पास, किसानों से। अगला प्रश्न, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो कई बार रिपीट हो गया, हर्षवर्धन, शॉर्ट में हर्ष लिख दिया है, हर्षवर्धन के दौरान। ठीक है, तो देखो ह्वेनसांग को किस नाम से जाना जाता है ना, आप इस प्रश्न से ये भी याद रखिए, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ठीक है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? ह्वेनसांग को। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के मरने के बाद में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व जमाया था। किसने जमाया था? हर्षवर्धन ने, जो इनके छोटे भाई थे। अगला प्रश्न, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या? हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। और ये कहां के शासक थे? कन्नौज के। इनके दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने संस्कृत में, ठीक है, जो उनके दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? किसकी बात कर रहा है? हर्षचरित की। हर्षचरित क्या है? इनकी जीवनी है जो उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। आप ये भी याद रखिए, किस में लिखी है? संस्कृत में। तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरित। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते थे? ठीक है,
तो नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। पहले तो आप ये याद रखिए। लेकिन इन समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, जो जहां जहां इन्होंने युद्ध जीते, इनके बारे में इनके कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है, यह पूछना चाह रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद के स्तंभ में। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ में यह देखने को मिलता है। चलो 49 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। तो देखिए, हाँ ये बात एक अलग है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन हमने नंबरिंग में पूरे 50 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे, बस आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।